ओके। सो हम लोग लास्ट क्लास में क्या पढ़ रहे थे? इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। सो सर इम्प्रूवमेंट इन आज फूड एनिमल रिसोर्स हस्बेंड्री एक्सपेरिमेंट। सो इसका पार्ट थर्ड है आज। मतलब कि पार्ट टू मैंने पहली क्लास में पढ़ा दिया था, फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट एक क्लास में। अब ये पार्ट थर्ड है। इसमें मैं क्या बताने जा रहा हूँ तुम लोग को कि अभी हमने पढ़ा कि हमने अपनी जो इंडिया है, इंडिया ने क्या किया अपनी उपज बढ़ाने के लिए, अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, यील्ड बढ़ाने के लिए अलग अलग स्टेप्स लिए। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप था जिसका नाम था ग्रीन रेवोल्यूशन, जिसको हमने उसके बारे में पढ़ा कि किस तरह से एम एस स्वामीनाथन ने और उस टाइम पे शास्त्री जी ने एंड इंदिरा गांधी ने इस चीज पे काम किया। ठीक है, और किस तरह से इंडिया को सेल्फ सफिशिएंट बनाया। इसके बाद एक कुछ लोगों का नाम और आता है, जवाहरलाल नेहरू का नाम आता है, खासकर कुछ खास जो डैम्स बने। ठीक है, तो वो डैम्स की क्यों इतनी इंपॉर्टेंस है और इरिगेशन में कैसे हेल्प करता है। ठीक है, तो अभी हम इसके बाद इरिगेशन पढ़ेंगे, बट पहले हम ये समझते हैं कि हमने ये सब चीजें कर तो ली। तो हमने एक तरह से फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल किया, हमने काफी चीजों का इस्तेमाल किया, इन सब चीजों से हमने एक अपनी उपज बढ़ा ली। बट नाउ वी आर गेटिंग बैक टू द बेसिक्स, लाइक वी वांटेड कि ना हमारे जो हम जो खा रहे हैं, जो चीजें हमारे पास है, उसमें ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनिक चीजें हो, मतलब लाइक उसमें केमिकल्स कम से कम हो, मिनिमल कर दी उसको। तो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है ऑर्गेनिक फार्मिंग का। ऑर्गेनिक फार्मिंग का वही कॉन्सेप्ट है जो कि अभी माजिद सर का स्टार्टअप है। तो देखा होगा तुम लोग ने, हनी और वो सब होता है उनका, क्या कहते हैं, टी वगैरह है ना, तो कभी भी डालते भी हैं। तो वो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की ही एक स्टार्टअप स्टार्ट किया उन्होंने, कि किस तरह से ऑर्गेनिक को वो प्रमोट कर रहे हैं। वो प्रमोट क्यों कर रहे हैं ऑर्गेनिक को? क्योंकि उनको पता है कि ऑर्गेनिक जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह नहीं होते हैं, वो सेहत के लिए फायदेमंद होते हैं। दैट बिकॉज क्योंकि हम केमिकल फ्री रहते हैं। ज्यादातर केमिकल्स क्या होते हैं, वो कहीं ना कहीं आगे चल के इन द लॉन्ग रन हमको नुकसान पहुंचाते हैं, वो कंपाउंड्स हमको नुकसान पहुंचाते हैं, एंड वी डोंट वांट कि हमें ऐसा नुकसान पहुंचे, ऐसी क्षति पहुंचे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हमने ऑर्गेनिक फार्मिंग का इस्तेमाल करना शुरू किया कि हम ऐसे फार्मिंग करेंगे जहाँ पे हम जो नेचुरल रिसोर्सेज है, जो नेचुरल आपको मिलने वाले लाइक मैन्योर है, जो नेचुरल तरीके से कलेक्ट की हुई चीजें हैं, उसी का इस्तेमाल करेंगे अपनी फार्मिंग में, केमिकल्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, आमिर खान का एक एपिसोड भी है इस पे, अगर तुम लोग को देखने का मन हो तो। कभी सत्यमेव जयते करके एक प्रोग्राम आता था ना, 2007 से लेकर काफी साल तक चला था। उसमें एक ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर भी एपिसोड बनाया था, कभी यूट्यूब पे सर्च करके देख लेना। ठीक है, या तो मैं लिंक इसमें डाल दूंगा ऊपर यहीं पे, सत्यमेव जयते का। ठीक। और अब इसके बाद बता रहा था कि ऑर्गेनिक फार्मिंग तुम लोग को पता चल गई। इरिगेशन क्या चीज होती है, इरिगेशन का क्या इंपॉर्टेंस है? इरिगेशन होता है सिंचाई करना। ठीक है, पानी की सिंचाई करना, नॉर्मल सी बात है। अब पानी की सिंचाई करना इसलिए इम्पोर्टेंट है कि हर टाइम पे जब भी कोई भी स्टेज चल रही है, यील्डिंग स्टेज, मतलब लाइक तुम्हारी अभी ग्रोइंग स्टेज है या फिर तुम्हारी यील्ड सेशन है, ठीक है, एक्सपेक्ट कर रहे हो तुम यील्ड का, हार्वेस्टिंग सेशन है, तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग रिक्वायरमेंट होगी पानी की, तो उस पानी की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना। और अलग अलग प्लांट की भी रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है, किसी को ज्यादा पानी चाहिए होता है, पैडी प्लांट है, काफी ज्यादा पानी चाहिए होता है, तो वो पानी कैसे पहुंचेगा खेतों तक? ठीक है, तो वो नलके कैसे लगाओ, घर से पाइप डालोगे नहीं, तो एक इरिगेशन फैसिलिटी बनानी पड़ती है। ठीक है, तो उस इरिगेशन फैसिलिटी को बनाने का के लिए कौन कौन सी फैसिलिटीज हो सकती है और क्या क्या हो सकता है उसमें, वो देखते हैं। ठीक है, तो पानी देने के लिए एक तो तुम लोग को पता है क्या होता है, कैनाल्स बनाते हैं, है ना, इसके थ्रू इरिगेशन होता है। कुओं की तरफ वेल्स के थ्रू होता है। ठीक है, और रिवर लिफ्ट सिस्टम के थ्रू होता है। ठीक है, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है। ओके, या फिर टैंक्स के थ्रू कई बार वो ज्यादा करना पड़ता है ना, टैंकर के थ्रू करते हैं। ठीक है, एक और बहुत अच्छी तरीका है जिसको अब हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, है ना। कि अब पानी, रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है तुम्हारा, कि जब बारिश हो रही है उस टाइम पे तुमने पानी को कलेक्ट कर लिया इन अ वेल और कुछ ऐसे वेल्स में, और इसके बाद फिर उसके थ्रू तुमने हार्वेस्टिंग करी। ठीक है, तो ये सब तरीके हैं डिफरेंट डिफरेंट जिससे इरिगेशन करते हैं। इरिगेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर क्रॉप यील्ड, और क्रॉप की प्रोडक्टिविटी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा क्या, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ये दो बातें हो गई। अब इन दो बातों के बाद हम तीसरी बात पे आते हैं। जो हमारी तीसरी बात है वो ये है कि हम क्रॉपिंग का हमारा जो क्रॉपिंग पैटर्न क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज दिस क्रॉपिंग पैटर्न?
अब क्रॉपिंग पैटर्न क्या होता है कि हम किस तरह से लाइक यूज करते हैं अपनी क्रॉप्स को, कितनी तरह की क्रॉप्स यूज करेंगे और कैसे करेंगे, उनका किस पैटर्न में हम उसको ग्रो करेंगे, ठीक है। किस एरिया में किसको ग्रो करेंगे, पैटर्न क्या है ना, मैं पूछता हूँ तुमसे पैटर्न क्या है मोबाइल का, तो तुम बताते हो कि एक पर्टिकुलर पैटर्न है। तो वैसे ही क्रॉप्स का एक पैटर्न होगा, लाइक तुम एक क्रॉप एक बार में उगा रहे हो, या तुम अलग अलग क्रॉप एक साथ उगा रहे हो, तो किस तरह से करते हो। तो इसमें पहला आता है इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग क्या होता है कि जब तुम लोग दो क्रॉप्स को, जैसे कि एक क्रॉप है ये उगाया एक लाइन में, फिर दूसरे लाइन में तुमने दूसरी क्रॉप उगाई, तीसरी लाइन में वापस से एक उगाई, ठीक है। फिर तुमने ये उगाया। तो ये क्या किया तुमने कि तुमने टू और मोर क्रॉप्स को साइमल्टेनियसली कल्टीवेट किया है ना, इस सेम पीस ऑफ लैंड पे। तो ये पीस ऑफ लैंड थी, तो इस सेम पीस ऑफ लैंड पे तुमने टू और मोर क्रॉप को कल्टीवेट किया है। So two or more crops cultivated on the same piece of land in a specific pattern, in a specific manner, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, इंटरक्रॉपिंग कहते हैं, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है कि प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, क्योंकि देखो सब क्रॉप्स की रिक्वायरमेंट्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स अलग अलग होती हैं। सो मे बी जो इसकी रिक्वायरमेंट हो वो इसकी रिक्वायरमेंट ना हो, ठीक है। तो रिक्वायरमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स अलग होंगी, तो वो एक तरह से शेयर्ड न्यूट्रिएंट शेयर हो जाएगा, है ना। मान लो कि सबको ऐसे समझ लेते हैं, एक न्यूट्रिएंट ए है, एक न्यूट्रिएंट बी है, मेरी क्रॉप मेरी जमीन पे दोनों मौजूद है, ठीक है। लेट सपोज इसकी 100 यूनिट है, इसकी भी 100 यूनिट है, लेट सपोज, ठीक है। अब मान लो मैं एक क्रॉप डाल देता हूँ, तो मुझे एक क्रॉप 100 डाल देता हूँ, तो 100 हर एक क्रॉप 1 यूनिट लेती है, तो टोटल मैं पूरा कंज्यूम कर लूंगा मैं एक तरह से ना। तो ये एक अच्छा तरीका है, या ये एक अच्छा तरीका है कि मैं ए और बी उगाऊं, तो इसकी 50 यूनिट कंज्यूम होंगी और 50 यूनिट इसकी होंगी, बी क्रॉप 50 बी को लेता है। तो इस तरह से हम एक तरह से न्यूट्रिएंट रिसोर्स को जो है हम एक तरह से हम शेयर कर सकते हैं, ठीक है। उसको हम आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो ये तरीका होता है एक तरह से। तो इससे क्या होता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, ज्यादा कॉम्पिटिटिवनेस भी कम हो जाती है, ठीक है। दूसरा क्या है, क्रॉप रोटेशन। ये क्या होता है कि हर एक साल में अलग अलग, एक साल में 2 साल या 3 साल, कितने भी साल में क्रॉप क्रॉप की रोटेशन करो। कैसे रोटेशन करते हैं, मान लो तुम्हारे पास क्रॉप है, तुमने इस साल एक क्रॉप उगाई एक्स क्रॉप, अब अगले साल अगले सीजन में वाई क्रॉप उगाओ, फिर अगले सीजन में वापस से एक्स उगाओ, ठीक है। तो ऐसे करके रोटेशन, या फिर ऐसे कोई एक साल एक्स, अगले साल वाई, अगले साल फिर जेड, फिर वापस से एक्स पे आओ, तो एक्स वाई जेड, तो इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। कि एक्स क्रॉप वाई क्रॉप जेड क्रॉप, तो इस तरह से करिए। सो दिस इज व्हाट वी कॉल क्रॉप रोटेशन। नाउ द थर्ड इज मिक्स्ड क्रॉपिंग। अभी मिक्स्ड क्रॉपिंग क्या होती है कि हम एक से ज्यादा क्रॉप को, टू और मोर क्रॉप्स कल्टीवेटेड सेम पीस ऑफ लैंड साइमल्टेनियसली, मतलब अभी मैं एक साथ कोई खास पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा, लेकिन एक से ज्यादा, एक दो तीन चार 5 6 7 8 9 10 क्रॉप उगा दी मैंने, ये ठीक है। ये छोटी छोटी क्रॉप, तुम देखा होगा ना, कई बार क्या होता है, लोग सब्जी लगाते हैं, तो एक सब्जी दूसरी सब्जी तीसरी सब्जी लगा देते हैं, इस तरह से जो क्रॉपिंग पैटर्न होता है, तो ये मोस्ट कॉमनली फॉलो करते हैं ना फार्मर लोग, मोस्ट कॉमनली फॉलो करते हैं ये। और इससे भी क्या होता है कि हम एक तरह से एडवर्स क्लाइमेट इफेक्ट से या फिर रेनफॉल से बच जाते हैं, कि फेलियर से बच जाते हैं। कैसे, मान लो कि इसको बहुत ज्यादा रेनफॉल चाहिए लेकिन इसको कम चाहिए, तो मान लो ये मर जाएगी लेकिन ये तो जिंदा रह जाएगी। तो इस तरह से, या फिर किसी को कोई क्लाइमेट कंडीशन ऐसी आ गई, सूखा आ गया, बाढ़ आ गई, या कुछ ऐसा हो गया, तो उससे कुछ क्रॉप्स तो बच जाएंगे। मतलब अलग अलग आप एक तरह से अपना एरिया अपना वो वाइड कर लेते हैं ना, अपना क्या कहते हैं, सोचने वो मैं बोलना चाहिए कि अपना स्कोप वाइड कर लेते हैं, ठीक है, कि क्रॉप के जिंदा रहने का या क्रॉप की प्रोडक्टिविटी का, ठीक। ओके, अब यहाँ तक कोई डाउट हो बताओ, और जितना बताया उतना समझ आ गया, अनम्यूट करके बोल दो। मेजबी यस सर। क्लियर है, बिल्कुल, ठीक है। यस सर। मेरी चाय भी आ गई, मैं चाय पीते पीते नेक्स्ट पढ़ाता हूँ। चाय पी लो तुम लोग भी चाहो तो। नहीं पीते हाँ, हैं सर। बहुत गलत करते हो, बहुत गलत करते हो, अलीगढ़ आओगे तो फिर पछताओगे। क्यों? अलीगढ़ में चाय क्यों जरूरी सर? है, एडमिशन नहीं मिलता है यहाँ पे बिना इंटरव्यू में, बिना चाय के। ऐसी बात है तो हम लोग चाय बना करके ले जाएंगे, माजिद सर के पत्ती वाली चाय बना करके ले जाएंगे टीचर्स के लिए।
वही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे सच में लोग बहुत चाय पीते हैं। अलीगढ़ इज फेमस फॉर टी। अरे चाय का ओके, चलो फिर म्यूट कर लो, मैं आगे बढ़ाता हूँ। कोई डाउट है पूछना। तो अब मैं क्रॉप प्रोटेक्शन की मैनेजमेंट के बारे में बता रहा हूँ कि क्रॉप को प्रोटेक्ट कैसे करना है, ठीक है। अब प्रोटेक्ट करना है तो किससे प्रोटेक्ट करना है? पहली बात देखो कौन कौन से हमारे दुश्मन कौन कौन है। हमारे दुश्मन है वीड्स, हमारे मतलब क्रॉप के वीड्स दुश्मन है। क्रॉप के दुश्मन है इंसेक्ट्स, है ना। क्रॉप के दुश्मन है कुछ ये चूहे, पेस्ट्स वगैरह, और कुछ बीमारियां, डिजीजेस। ये सब क्या है? क्रॉप के दुश्मन दुश्मन है। तो अब क्या करना है हमको? इनको एक एक करके इनसे प्रोटेक्शन देना है अपने प्लांट को। तो वीड्स क्या होते हैं? सबसे पहले वीड होता है, वो वीड एक फूकने वाला वीड होता है, वो वीड नहीं, ये वीड होता है तुम्हारा जो अनवांटेड प्लांट है। ओके, सो द अनवांटेड प्लांट इज वीड। सो अनवांटेड प्लांट्स को रिमूव कर देना है, ठीक है। दो तरीका है, प्लग कर दो सिंपली, ठीक है, या फिर तुम लोग ओके आपका प्रोटेक्शन अगेंस्ट वीड कर दिया। कैसे कैसे कर सकते हो? पहला बताया मैंने, मैकेनिकल रिमूवल ऑफ वीड्स, ठीक है। दूसरा, टाइमली फैशन में, टाइमली फैशन में सीड्स को वो करना, लाइक सो करना, सीड को सो करना। मान लो कि अभी खूब सारे वीड्स है, पहले जुताई करा दो, क्रॉप की सारे वीड्स वीड्स निकल जाएंगे, फिर तुम लोग कुछ टाइम दो, मतलब लाइक अपनी सीड्स डालो, सीड डालने के बाद क्रॉप हुआ, इसके बाद हटवा दो सब कुछ, ठीक है। लाइक बहुत दिन तक उसको कब वीड्स निकलते हैं, जितना ज्यादा टाइम दोगे वीड को, उतना ज्यादा प्लांट को उतने ज्यादा वीड्स निकलने के चांस होंगे ना, तो वो चीज तो इस तरह से कर सकते हैं। अब क्या है दूसरा तरीका? इंसेक्ट। अब इंसेक्ट आ गए, इंसेक्ट से बचने का क्या तरीका है? पहला तरीका लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इंसेक्ट क्या करता है? तुम्हें खा जाता है प्लांट को, उसकी खराब कर देता है प्लांट को। तुम करते क्या हो? इंसेक्टिसाइड्स डालते हो। अच्छा, इसके लिए वीडीसाइड भी डालते हैं ना, वीड्स वो स्प्रे करते हैं, इंसेक्टिसाइड्स। इंसेक्टिसाइड्स क्या होते हैं? केमिकल्स होते हैं। ओके, इसकी वजह से वो मर जाते हैं इन केमिकल के। लेकिन ये केमिकल अगर यूज कर रहे हो तो तुम्हारे लिए भी नुकसानदेह है कहीं ना कहीं। एट द वाइडर स्कोप पे देखें तो, और ऑर्गेनिक फार्मिंग का यही एक फायदा है कि हम इसमें केमिकल इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो अभी यहाँ पे और क्या कर सकते हैं इंसेक्ट्स को मारने के लिए? तुम लोग को बताया था मैंने कि हम क्या करेंगे, कि वी कैन टेक, मैंने बीटी करके एक क्रॉप बताई थी तुमको, बीटी क्रॉप, बीटी ब्रिंजल, बीटी कॉटन। वो क्या करती थी? हम जेनेटिक इंजीनियरिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे क्या किया हमने? इंसेक्ट रेजिस्टेंस प्लांट बनाया था, इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट। मतलब अगर इसको, इस प्लांट को कोई भी इंसेक्ट खाता था तो वो मर जाता था ना, क्योंकि वो उसके पेट में केमिकल डाल देता था, क्योंकि एक प्रोटीन था जो कि एक्टिवेट हो जाता था उसके प्रोटीन में, ठीक है, उसके पेट में, सॉरी, एक्टिवेट हो जाता था और वो मार देता था उसको। तो मैं जेनेटिक इंजीनियरिंग का इस्तेमाल कर सकता हूँ इस तरह से, ठीक है। तो इंसेक्ट रेजिस्टेंट वैरायटीज ऑफ प्लांट बना सकते हैं। तो दीज आर डिफरेंट टेक्निक जिसको हम यूज करते हैं, ओके। पेस्ट का भी इसी हिसाब से खेल है, ठीक है। पेस्ट के लिए भी आप जनरली वही करते हो, इस्तेमाल करते हो, मतलब पेस्टिसाइड्स यूज करते हो ना, पेस्ट के लिए जनरली जो इस्तेमाल करते हैं पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं, उनको मार देते हैं, ठीक है। अच्छा, जो तुम्हारी इंसेक्ट या पेस्ट है, इनमें सबसे ज्यादा जो कॉमन होते हैं, देखो बैक्टीरिया वगैरह या वायरस वगैरह। वायरस काफी कॉमन चीज है ना, प्लांट में वायरस लग जाते हैं। तुम लोग को ये काफी सारे प्लांट वायरसेस के नाम पता होंगे, कोरोना वायरस के अलावा भी तुम लोगों ने कुछ वायरस के नाम सुने होंगे पक्का लाइफ में, जिसमें से कि एक है तुम्हारा टोबैको मोज़ेक वायरस, टोबैको मोज़ेक वायरस हो गया तुम्हारा, या तुम्हारा हो गया कॉली कॉलीफ्लावर का, कॉलीफ्लावर नाम से ही होता है, ठीक है, कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस, ठीक है। मोज़ेक शेप होगी उसकी, और टोबैको पे है तो टोबैको मोज़ेक वायरस, ठीक है। कुकुम्बर पे कुकुम्बर मोज़ेक वायरस, ठीक।
तो ये डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ बीमारियां करते हैं, ठीक है, जैसे कि कई बार रस्ट कर देते हैं, लीफ का रस्ट कर देते हैं, ठीक है, या फिर स्टेम को रेस्ट कर देते हैं, या पाउडरी माइल्ड्यू कर देते हैं, अलग अलग बीमारी होती है, मतलब प्लांट डिजीज है। तो उसके मैं एक टेबल तुम लोग के साथ शेयर कर दूंगा ग्रुप पे, उस टेबल को देख लेना कि कुछ डिजीज हैं जो कि क्लास 11th में, 12th में है, हाँ, क्लास 12th के चैप्टर में मेंशन है, ठीक है, कि किससे कौन सी बीमारी होती है। तो वो टेबल है, छोटी सी, देख लेना, हो सकता है कि वो एक्सपेक्ट करे कि तुम 12th करने जा रहे हो लेकिन 12th भी पढ़ के आओ। ओके, थोड़ा सा कई बार एडवांस जा सकता है, जाना नहीं चाहिए, बट कुछ भरोसा नहीं है मुझे किसी पे। अच्छा, अब यहाँ तक तो हमने प्लांट का मैनेजमेंट कर लिया, मैनेजमेंट हम पढ़ रहे थे, मैनेजमेंट, ठीक है, तुमने इससे कर लिया। अब नेक्स्ट मैनेजमेंट क्या करना है, तुमने अपनी सही से तुमने क्रॉप की खुदाई हो गई, सॉरी हार्वेस्ट हो गया, खुदाई कह रहा हूँ। अब इसको करोगे क्या, फौरन की फौरन खा जाओगे या इसको कहीं रखना होता है? अब स्टोरेज का काम स्टोरेज। आता है, स्टोरेज का काम होता है। अब ये स्टोरेज कैसे होता है? सो स्टोरेज करने के लिए मतलब हमारे पास जो किसान होते हैं, किसानों से क्रॉप खरीदी जाती है, ठीक है। अभी तुम लोगों को पता है किसान आंदोलन भी चले, किसान जाता है मंडी, मंडी में जाकर के अपने क्रॉप का एक दाम लगाता है, ठीक है, उसका एक एमएसपी सेट होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है, एमएसपी इससे कम पे नहीं खरीदी जाएगी, ठीक है, क्रॉप। तो वो एमएसपी से कम पे नहीं बेचेगा, मान लो 1700-1800 रुपए जो भी है उसका क्विंटल, जो भी रुपए एमएसपी, उतने पे बेचेगा वो क्रॉप को, ठीक है। तो उतने पे सरकार उससे क्रॉप को लेगी, ठीक है, सरकार की जिम्मेदारी है। जो एमएसपी सेट होता है ये उससे पहले हो जाता है, मतलब जब खुदाई से, मतलब हार्वेस्टिंग से पहले हो जाता है। इससे क्या होता है कि जैसे लॉस नहीं होता, लेट्स सपोज ज्यादा उपज हो गई, अगर एक्सेसिव एक्सेसिव हो गया तो क्या होगा, डिमांड एंड सप्लाई, पता है ना कि तुम्हारे पास सप्लाई ज्यादा हो गई, डिमांड फिर कम है, तो फिर रेट गिर जाता। तो इससे बचने के लिए कि डॉक्टर जो तुम्हारे फार्मर्स है इनको ये शॉक ना मिले, ये वाला कि उनकी उपज ज्यादा हो गई या कम हो गई तो उससे कुछ नुकसान, या उनको नुकसान हो गया तो उसको जो कीमत है उस पे ज्यादा फ्लक्चुएट ना हो मार्केट से, तो इसलिए क्या करते हैं, एमएसपी सेट किया जाता है, ठीक है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो अभी जो पूरा आंदोलन चल रहा है वो इसी पे चल रहा है, क्योंकि इन्होंने जो अब नया बिल लाया है उसमें एमएसपी नहीं है, मतलब लाइक उन्होंने एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं किया एमएसपी को। कह रहे हैं कि आप उसको एमएसपी पे बेच सकते हैं, इवन उससे ज्यादा पे बेच सकते हैं, लाइक उस पे, और प्राइवेट लोग उसको खरीदेंगे क्रॉप्स को, ठीक है, जो प्राइवेट जैसे कि कुछ ग्रुप होंगे, लेट्स सपोज मैं एक कंपनी खोलता हूँ, मैं अपनी ग्रुप है तो मुझे भी बेच सकते हैं। बट अभी तक क्या होता है कि आप पूरे दुनिया, इंडिया में कहीं बेच सकते हैं, मतलब अपने शहर में बेचे, कहीं भी बेचे, बट उसको आप जनरली मंडी में बेच सकते हैं, ठीक है, एमएसपी मिलना ही मिलना है, एमएसपी गारंटी होती है। तो ये फार्मर्स का भी जो एहतजाज चल रहा है वो इसी को लेके चल रहा है। तो खैर, अभी ये एमएसपी समझ आई बात। तो और अब इसको जब सरकार ने खरीद लिया, सरकार क्या करेगी, एकदम से बेचेगी, उसको स्टोर करके रखती है। तुमने देखा होगा बड़े-बड़े गोडाउन्स होते हैं ना, तो ये स्टोरेज का काम इम्पोर्टेंट है। तो स्टोरेज की जो ज़िम्मेदारी होती है वो अलग-अलग लेवल पे होती है। सेंट्रल की भी ज़िम्मेदारी होती है, मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। मैं उसकी एक वीडियो बना दूँगा स्टोरेज फैसिलिटीज़ की, इसके बाद ही बना दूँगा, आज ही वीडियो बना दूँगा। तुम लोग वो देख लेना वीडियो, जिसको एक्स्ट्रा जानने की ज़रूरत है, ठीक है? कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड कि स्टोरेज कैसे होता है। अभी इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करता। तो सरकार, लाइक सेंट्रल गवर्नमेंट भी कर सकती है स्टोरेज, और स्टेट गवर्नमेंट तुम्हारी जैसे बिहार की गवर्नमेंट है या जो भी गवर्नमेंट है वो कर सकती है स्टोरेज। तुम लोग को पता है तुम्हारे बिहार में ये चीज़ मसला क्या है? तुम्हारे बिहार में ये वाला जो एमएसपी वाली चीज़ थी पहले हटा दी गई थी। 2006 में या 2005 में हटा दी गई थी। इसलिए वहाँ पे अभी जो जो किसान हैं, खासकर यूपी के या जो हरियाणा के, पंजाब के, वो कह रहे हैं कि जो आप अभी स्कीम ला रहे हैं, ये स्कीम बिहार में पहले लाई जा चुकी है और बिहार में तो कोई ऐसा फ़ायदा हुआ नहीं इस स्कीम का, जो प्राइवेटाइज़ेशन का, या जो आपके मंडी के अलावा भी बेच सकते हैं अलग जगह पे, इसका कोई फ़ायदा हुआ नहीं, तो अब क्यों, कैसे आपको लग रहा है फ़ायदा होगा? अगर आप कोई चीज़ करते हैं तो अगर आपने प्राइवेट प्रोजेक्ट चलाया है, कोई प्रोजेक्ट चलाया है, छोटे स्केल पे चलाया है, वहाँ पे फ़ायदा नहीं मिल रहा है, तो आप बड़े स्केल पे उस प्रोजेक्ट को क्यों ले जाना चाह रहे हैं? ठीक है? सो दिस इज़ ऑल द थिंग्स, ठीक? तो खैर, बात ये हो गई। अब स्टोरेज लॉ, अच्छा, अब हमारे जैसे हमने कहीं स्टोर किया, अब स्टोरेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्टोरेज फैसिलिटीज अच्छी हो, तुम्हारे अच्छे गोडाउन्स हो, साफ सुथरे हो, ये नहीं कि नीचे जो रखी फसल वो सड़ जाए और तुम्हारे कई सारे लॉसेस हो सकते हैं। अच्छा, दो तरह के हो सकते हैं तुम्हारे वहां पे लॉसेस ना, या तो एबायोटिक लॉस हो सकता है या बायोटिक लॉस हो सकता है। एबायोटिक क्या होता है, मान लो कि तुम्हें नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, मॉइस्चर, टेम्परेचर सही से कंट्रोल नहीं है, वहां पे ज्यादा सीलन आ रही है, रखा हुआ है, उसकी वजह से क्रॉप खराब हो जा रही है, या फिर टेम्परेचर सही नहीं है उसकी वजह से
खराब हो जा रही है क्रॉप। दूसरी तरीका क्या है, तुमने रखा वहां पे चूहे घूम रहे हैं, ठीक है, इंसेक्ट्स है, रोडेंट्स है, रैट्स है, टर्माइट्स है, माइट्स है, और तुम्हारे बैक्टीरियाज है, फंगस लग गया क्रॉप पे, तो ये सब बायोटिक फैक्टर हो सकते हैं, ठीक है। तो इन सब चीजों को प्रिवेंट करना पड़ता है और इन सब चीजों को वॉच करना पड़ता है, आपको मेजर्स लेने पड़ते हैं, कंट्रोल मेजर्स लेने पड़ते हैं जब हम स्टोरेज करते हैं क्रॉप का, ठीक। तो कैसे करना चाहिए, मान लो कि जो तुम्हारी जगह है जहाँ पे तुम क्रॉप रखने जा रहे हो, पहले उसकी क्लीनिंग होनी चाहिए, साफ सुथरा करो उसको, प्रॉपर क्लीनिंग हो, उसका फ्यूमिगेशन हो, ठीक है। फ्यूमिगेशन क्या होता है, लाइक केमिकल को स्प्रे करना, ठीक है, फ्यूमिगेशन हो कि इंसेक्ट या पेस्ट जो है वो मर जाए, ठीक है। और मॉइस्चर वाला क्रॉप मतलब एक प्रॉपर सूखा हो, मतलब लाइक ऐसा आलू है, तुम आलू को गीला नहीं, मान लो तुम लेके आ रहे हो, रास्ते में बारिश हो गई, कुछ भी हो गया, बड़े बड़े ट्रक में लेके आ रहे हो, दैट इज ओके, आलू खराब नहीं होगा जब तक, लेकिन जब तुम रखो तो मॉइस्चर ना हो, तुम सुखा दो, कम से कम उसको सुखा दो प्रॉपर सनलाइट में सूख जाए, इसके बाद क्या करो, अच्छा सब सूख गया अब रखो उसको, क्योंकि पता है तुमको, अगर कोई चीज वेट होती है तो उसपे जो एक्शन होता है बैक्टीरिया का, फंगस का, वो स्पीड अप हो जाता है ना। हम्म, तो ठीक। सो दिस वाज अबाउट द क्रॉप थिंग एंड क्रॉप मैनेजमेंट एंड क्रॉप प्रोडक्शन। इसके बाद हम बात करते हैं एनिमल्स की, एनिमल हस्बेंड्री की। यहां तक समझ आई, बात नहीं आई क्रॉप की और ये सब। यस सर। हम्म। अब एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है, इज अ फार्मिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ एनिमल्स फॉर कमर्शियल पर्पस ना। और एनिमल को किस लिए रेस करते हैं हम लोग, तीन चीजें चाहिए, या तो मिल्क चाहिए, या उनका मीट चाहिए, या उनका एग चाहिए, यही मेन तीन पर्पस होते हैं, ओके, एनिमल हस्बेंड्री के, ठीक है। अब देखो क्या होता है कि पहला एनिमल जो होते हैं तुम्हें कैटल्स जो होते हैं, कैटल्स कौन से होते हैं, जैसे कि तुम्हारी गोट हो गई, तुम्हारी काऊ हो गई, जो तुम्हारी बफेलो हो गई, ये सब क्या है, ये कैटल्स है। इसको हम लोग लाइक यूज करते हैं, क्यों, मिल्क के लिए, ठीक है। दो यूज होता है इनका, मिल्क के लिए यूज होता है इनका, और कई बार वो देखा होगा कि तुमको बग्घी वो नहीं होता, जैसे जिससे कि खेत जोतने वाला काम है ना, तो वो वाली चीज है, वो भी करते हैं। तो मैं उसको क्या कह दूं तुमको, ड्रॉट लेबर, फ्लसिंग। ड्रॉट लेबर हाँ, ड्रॉट लेबर कहते हैं। फॉर एग्रीकल्चर ना, ये, ओके। सो ठीक है, तो अब देखो जो मेरे पास काऊ है, उस काऊ का नाम होता है क्या, बॉस इंडिकस, नाम ही बता रहा है इंडिया की, इंडिकस, बॉस इंडिकस। और बफेलो का क्या नाम होता है, बॉस ब्यूबलिस, ब्यूबलिस, BUBA, ठीक है, ए है ये, ब्यूबलिस, ओके। सो ये है। अब अच्छा, ये अच्छा खासा दूध दूध देती है, ठीक है, अच्छी काऊ है, लेकिन कुछ ऐसी काऊ के नाम, और कोई पूछेगा कि तुम लोग ने क्या जर्सी का नाम सुना है या ब्राउन स्विस का नाम सुना है, तो ये लैक्टेशन के लिए यूज होता है, जर्सी एंड हॉलैंड की है ये ना, तो वो वाली जो काऊ है तो उसकी ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन करती है, ठीक है। हम लोग एक चीज भी करते हैं, ये तो मेरी वो काऊ की हो गई। अब एक तुमने इसके बारे में सुना होगा, पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ड्रॉट लेबर, तो रेड सिंधी जो है वो यूज होती है ड्रॉट लेबर में, और वो कौन सी थी, साहीवाल, साहीवाल जो थी वो इसमें ड्रॉट लेबर में यूज होती है, ठीक है। तो ये इनका नाम याद रखना है, सिंधी और साहीवाल, साहीवाल का कर लोगे, याद रख लोगे, ओके। यस। एनिमल हस्बेंड्री में बहुत ज्यादा कुछ नहीं जानना, क्लास 12 में पूरा एक चैप्टर फिर से है, ठीक है, अभी तुम लोग को बस बेसिक इंट्रोडक्शन दे रहे हैं ये लोग। इसके बाद बता रहे हैं पोल्ट्री फार्मिंग क्या होती है, पोल्ट्री फार्मिंग क्या होती है बच्चों, इसमें क्या करते हो, चिकन को, हैन को, ठीक है, इन सबको क्या करते हो चुपचाप से, या, या फिर उसको क्या कहते हैं, बत्तख को भी कर सकते हो, इनको रेस करते हो तुम लोग, ठीक है, डोमेस्टिक फाउल को क्यों करते हो, दो ही रीजन होता है, या तो अंडे चाहिए या फिर मीट चाहिए, ठीक है, इन दो काम के लिए करते हो, ठीक है। कुछ ब्रीड्स के नाम याद होने चाहिए,
असील, ठीक है। इन सब के फोटो देख लेना एक बार सर्च करके इंटरनेट पे। बुसरा, चिट्टागोंग, ये सब क्या है? मुझे ग्रुप पे इन तीनों के फोटो सेंड करना, ठीक है, कि ये तीनों क्या है। मतलब ऑब्वियसली ये मुर्गे में ये कैसा दिखता है, और तुम लोग ने देखा कौन कौन सा अपने आसपास में, ठीक है। किसी के घर पे होती है पोल्ट्री फार्मिंग, या किसी के जानने वालों में कोई करता है? नो सर। नहीं sir. ओके, कोई बात नहीं। कुछ और ब्रीड्स होती हैं, जैसे कि इनका नाम याद रख सकते हो, जैसे कि रोड आइलैंड की, रोड आइलैंड रेड, कहाँ की ब्रीड होगी ये बच्चों? रोड आइलैंड कहाँ पे है? न्यूयॉर्क के पास है ना, तो ये कहाँ की ब्रीड होगी? अमेरिका की ब्रीड होगी, ठीक है। नाम ही अंग्रेज जैसे हैं, ठीक है, इतना कोई दिक्कत की बात नहीं है। न्यू हैम्पशायर, ठीक है, ये ब्रीड है, ये भी यूएस की ब्रीड है, अमेरिकन ब्रीड है, ठीक है। या फिर तुम्हारी प्लाई माउथ रॉक, ये बहुत अच्छा सा है, इसको देखना है, इसकी फोटो। पेन डॉट जो है, ये कहाँ की ब्रीड है? ये भी तुम्हारी वहीं की ब्रीड है, अमेरिका की ब्रीड है, ठीक है। कुछ और इंग्लिश ब्रीड्स होती है ना इसमें, जैसे कि तुम्हारी ससेक्स, ससेक्स एक जगह इंग्लैंड की जगह, ससेक्स नाम ही से पता चल रहा है, ससेक्स, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गई कॉर्निश, जो हो गई ब्रीड, रेड कैप ब्रीड हो गई, ये सब क्या है? ये सब के सब इंग्लिश ब्रीड है, ठीक है। लेग वो तुमको लेग हॉर्न्स जो होते हैं, व्हाइट लेग हॉर्न्स या फिर मिनोरका जो होते हैं, वो सब क्या है? एक तरह से कॉमनली यूज ब्रीड्स है, ठीक है, मेडिटेरियन जो में होती है, ठीक है। सो खैर ये सब ब्रीड्स के नाम है। तुमको बस इतना पता होना चाहिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन ऐसे बनाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ब्रीड ऑफ इज अ पोल्ट्री ब्रीड, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अमेरिकन ब्रीड, ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन बनाएगा, बहुत नॉर्मल से, ठीक है। अगर एक बार भी देखा होगा तो आप पहचान सकते हो। ओके, इसके बाद आता है हमारा मछली पालन, फिशरी। ये क्या होता है? तालाब में मछली पालना। क्यों पालते हो मछली? उनको, ऑब्वियस बात है, उनको खाने के लिए पालते हो मछली। डाइट के लिए पालते हो क्योंकि रिच सोर्स है डाइट में, मछली रिच सोर्स है प्रोटीन का। ओके, सो प्रोटीन का रिच सोर्स है। दो तरह की मछली हो सकती है, या तो मैराइन होगी या फ्रेश वाटर होगी, है ना। तो मैराइन फिशेस कौन सी होती हैं? जो कि तुम जनरली मेरा जो सॉल्ट वाटर में रहती है, मैराइन फिशेस होती हैं, ठीक है। और इनमें से तुम लोग कुछ मछली खाते हो जो फ्रेश वाटर फिश, काफी सारे, और फ्रेश वाटर के लिए तालाब वालाब में मिलती है वो वाली मछलियां। ज्यादातर तुम लोग फ्रेश वाटर फिश खाते होगे। Yes sir. रोहू, ये खाते हो सकते हो, या यस कतला, सर। या कतला, ठीक है, रोहू, कतला या मृगल, ये सब जो है, ये सब क्या है? ये फ्रेश वाटर फिशेज हैं, ठीक है। तो इनको तुमने देखा होगा, इनको खाया भी होगा। कमल काट। यस, सो और मैराइन में क्या होता है, जैसे तुम्हें कार्प, उसने बोला कार्प है ना, जैसे कि, या फिर तुम्हारे क्रैब वगैरह हो गया, मैराइन होता है। प्रॉन खाया होगा, है ना, ये सब क्या होता है? मैराइन होता है ना, ये सब खाया होगा। तो इन सबको तुमको अगर रेयर करना है, ये सब किस में आता है तुम्हारा? सब का सब फिशरी में आती है, ठीक है, किसी करते हैं. फिशरी में आती है। ओके, और एक चीज बता दो, चलो काम की बात, तालाब है, तालाब में तीन तरह की मछलियां होती है, एक नीचे वाली, एक बीच वाली, एक ऊपर रहने वाली, ठीक है, अपर सरफेस फीडर, ठीक है, एक मिडिल फीडर, एक बॉटम फीडर। क्यों? मछलियों का मुंह अलग अलग होता है, जैसे ये जो बीच वाली होती है इसका मुंह आगे होता है, जो ऊपर रहती है उसका मुंह ऊपर की तरफ होता है, ठीक है, तो थोड़ा सा वो ऊपर की तरफ रहती है पानी में, और जिसका मुंह नीचे की तरफ होता है थोड़ा, वो नीचे रहती है, ठीक है, उसी हिसाब से वो अपनी पोजीशन सेलेक्ट करती है। तो एक तालाब में हम तीन तरह की मछलियां भी रख सकते हैं, compete नहीं करेगी, लेकिन अगर तुम दो ऊपर मुंह वाली मछली रख दो तीन तरह की, तो compete करेगी, ठीक है। ध्यान रखना होता है किस मछली के साथ किस मछली को रखना है। इवन एक्वेरियम में भी बात ध्यान रखनी पड़ती है, कौन सी मछली के साथ कौन सी मछली को रखना है, ठीक है। और थोड़ी बहुत तुम लोग को एक्वेरियम के बारे में बात बताऊंगा, एक वीडियो डालूंगा उस पर भी, इंटरेस्टिंग सा, ठीक। अब एक लास्ट टॉपिक बता रहा हूँ,
बी कीपिंग, ये क्या होता है? ये होता है तुम्हारा कि हनी के लिए या वैक्स के लिए जो हम लोग बी की कीपिंग करते हैं उसको कहते हैं बी कीपिंग, ठीक है? जो बीज होती हैं वो क्या करती है, हनी कॉम्ब मतलब लाइक नेक्टर सक करती हैं, उसके बाद उससे को जाकर के बनाती हैं, उससे अपना हनी कॉम्ब बनाती हैं, ठीक है? अब हम उसको क्या करते हैं, हम नीचे से आग लगाते हैं, उसके बाद उसको तो बेहोश कर देते हैं और उससे निकाल देते हैं, शहद निकाल लेते हैं। शहद कैसे बनता है? हनी। हनी कैसे बनता है? वो नेक्टर से बनता है। और ये जो बी होती है डांस भी करती है, इस पे क्वेश्चन आ सकता है, ये डांस करती है, लाइक इनको बताना होता है कि कितना दूर पे है, तो 75 मीटर पे अगर होता है तो ये ऐसे राउंड डांस करती हैं। ये क्वेश्चन भी आया था, अभी हमारे में भी आया था, नीट में भी क्वेश्चन आ चुका है, राउंड डांस करती है ऐसे घूम घूम के, तो मतलब कि जो खाना है वो 75 मीटर के अंदर में है, ठीक? इसकी बहुत सारी अलग अलग वैरायटी होती है, जैसे एपिस करके नाम होगा इसका, एपिस मेलिफेरा होगा, एपिस का एडम सोनी होगा, ठीक है? एपिस इंडिका होगा, इंडिया वाली, ठीक है? एपिस इंडिका, ये सब क्या कॉमन इंडियन ब्रीड है, ठीक है? और एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्रीड है एपिस डोरसाटा, ठीक है? कौन सा साटा? डोरसाटा, ठीक है? डोरसाटा, ठीक है? दरवाजा सटा देना, ओके। डॉग बी, ठीक है? इंडिजिनस वैरायटी है। तो ये सब बी कीपिंग के बारे में बता दिए थोड़ा बहुत, और थोड़ा बहुत बी के बारे में एक वीडियो और बना दूंगा, छोटी छोटी कुछ वीडियोस क्लिप बनानी है मुझको, याद दिला देना ग्रुप पे। एक मैं बी की ये बना दूंगा कि बी किस तरह से डांस करती हैं और बी किस तरह से लाइक उनमें क्या हायरार्की होती है, ठीक है? क्वीन क्या होती है और उसमें ड्रोन्स क्या होते हैं, ठीक है? उनका क्या काम होता है, उस पे काफी इंटरेस्टिंग सी वीडियो बन जाएगी छोटी सी, वो तुम एक्स्ट्रा देख लेना, ठीक है? वो इसके बाहर है, कभी अगर मान लो तुम्हें नॉलेज चेक करना चाहे या तुमको जीके में डालना चाहे तो वो पूछ लेगा, तो बता देना। तो ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप कि तुम लोग को ये चैप्टर समझ आया होगा, ज्यादा टफ तो था नहीं। और वापस से दोनों दोनों वीडियो अवेलेबल होंगे यूट्यूब पे, तुम लोग देख लेना। एंड या बाकी लोग जो देखना चाहे वो भी देख सकते हो। तो खैर इसको मैं कर देता हूँ रिकॉर्डिंग पॉज, मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय।